हेलो फ्रेंड्स। तो इस फाइनेंशियल ईयर का पहला आईपीओ आ गया है। ये पहला आईपीओ है भारतीय ग्रुप का। अब भारतीय ग्रुप कौन सी है? भारतीय ग्रुप एक ही ग्रुप है, भारतीय एयरटेल। एयरटेल वाला जो ग्रुप है उसे ही भारतीय ग्रुप बोलते हैं। भारतीय ग्रुप का बहुत बढ़िया आईपीओ आ रहा है। एक बहुत बड़ा आईपीओ है, 4,000 करोड़ के करीब का आईपीओ, 4,275 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। इसकी सब्सिडियरी कंपनी एक भारतीय हेक्साकॉम करके है जो अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। एयरटेल में जो आईपीओ आया था इससे पहले, वो आया था आज से 12 साल पहले, 2012 में। 2012 में वो आया था भारतीय इंफ्राटेल नाम से। और उस कंपनी का आज की तारीख में जो नाम है वो है इंडस टावर। आप लोगों ने शायद इंडस टावर लिस्टेड देखा भी होगा, उसको उसके अंदर थोड़ा बहुत ट्रेड भी किया भी होगा। आए दिन चर्चाओं में चलता रहता है। वैसे ही एक ये नई कंपनी आ गई है भारतीय हेक्साकॉम, जिसका जो बिज़नेस है मेनली वो राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में है। जो 40% ऑफ द राजस्थान का जो मार्केट है टेलीकॉम साइड का, वो भारतीय हेक्साकॉम देखती है। भारतीय हेक्साकॉम की लीडरशिप है उसमें। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 51% ऑफ द मार्केट नॉर्थ ईस्ट में जो मेन स्टेट्स हैं उन सब में 51% मार्केट का मार्केट इस भारतीय हेक्साकॉम ने कैप्चर कर रखा है। तो मार्केट डोमिनेंस के हिसाब से देखा जाए तो इनका काफ़ी अच्छा खासा प्रेजेंस है इन 6-7 स्टेट्स के अंदर। बाकी सारे स्टेट्स में भारतीय एयरटेल खुद एयरटेल के नाम से ही पैन इंडिया और ग्लोबली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। केवल इन 4-5-6 स्टेट्स में इन्होंने भारतीय हेक्साकॉम के नाम से सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज हो गई, टेलीकॉम की हो गई, जो भी डिश टीवी वगैरह जो भी हैं वो सब ये भारतीय हेक्साकॉम प्रोवाइड करती है फॉर दी 6-7 स्टेट्स। अब इनके इसमें डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये कब से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो 4,275 करोड़ का आईपीओ है, तो मतलब अच्छी खासी साइज़ का है, छोटा मोटा आईपीओ नहीं है, अच्छा साइज़ लेके आ रहे हैं। और ये आईपीओ जो है कम्प्लीटली ओएफएस है। ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बहुत क्विकली समझा दूँ एक बार। तो जब आईपीओ आते हैं तो वो दो कारणों से आ सकते हैं। एक तो ये है कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, तो कंपनी पैसे रेस करने के लिए आईपीओ लेके आती है। तो जैसे मान लीजिए कि कंपनी को कोई नई फैक्ट्री लगानी है, कुछ एक्सपेंशन करना है, कोई मार्केटिंग करनी है, जो भी करना है, तो वो आईपीओ लेके आ जाएंगे, जनता से बोलेंगे कि हमें भाई आप हमारी कंपनी में थोड़ा सा स्टेक खरीद लो और हमें पैसे दो थ्रू आईपीओ। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, कई बार कंपनी को तो पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कंपनी में ऑलरेडी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने इंडिविजुअल रीजंस के लिए, अपने पर्सनल रीजंस के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, या वो अपने शेयर अपना जो होल्डिंग है उसे डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो जैसे मान लो कि मेरे पास अगर 25% किसी कंपनी का है, तो मैं बोलूँगा यार मेरे को, मैं 5% जो है उसका मैं आईपीओ लेके आ रहा हूँ। तो for that 5% I'll decide, I'll basically put that in the open market and I'll release an IPO for that, and you and retailers can start subscribing for that. अब वो जो 5% का मेरे पास पैसा आएगा, वो पैसा मैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, मतलब वो कंपनी के एक्सपेंशन या कंपनी के काम के लिए नहीं है, वो मेरे खुद के यूज़ के लिए है। तो ये OFS है। OFS का मतलब है कि जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के एक्सपेंशन में या कंपनी के काम में नहीं जाएगा। ये जो भी हमारा इनका जो भी प्रमोटर ग्रुप है जो ये डाइल्यूट कर रहा है हिस्सा, उनके पास रहेगा ये पैसा। आसान भाषा में यही है, मतलब कोई काफ़ी टेक्निकलिटीज़ भी होती होंगी, बट आसान भाषा में समझने के लिए है, तो मतलब इतना सा डिफरेंस है। ये ध्यान रखिए। तो अगर इसमें सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये आज से ओपन हुआ है, विच इज़ 3 अप्रैल, और ये 5 अप्रैल तक ओपन रहेगा, फ्राइडे तक ओपन रहेगा। इसमें आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली कि ये इसमें क्या अच्छा चल रहा है, क्या खराबी है, और सब जो मोस्टली ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो लोग क्या राय दे रहे हैं इसके बारे में, वो मैं ज़रूर आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। तो एक तो इसका बहुत बड़ा प्रो है, वो तो यही है कि बहुत बड़े ग्रुप के साथ एसोसिएशन है। तो इसका पेरेंटेज जो है वो भारतीय ग्रुप का है। भारतीय ग्रुप बहुत ट्रस्टेड ग्रुप है, एक बहुत बड़ा मार्केट लीडर है ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। रिलायंस जियो जितने जैसे कॉम्पिटिटर के साथ टक्कर में है, तो मानना पड़ेगा, मतलब भारतीय एयरटेल का कोई बराबरी तो है नहीं इस टाइम पे। तो उस ग्रुप का हिस्सा बनना ही बहुत बड़ी बात है। दूसरा है कि जिस वैल्यूएशन पे ये लोग लेके आ रहे हैं इस आईपीओ को, वो वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है। जो पी बता रहे हैं इसका, वो ऑलमोस्ट 50 से लेकर 70 के बीच का बता रहे हैं, जो भी इन्होंने प्राइस नहीं रखी उसके हिसाब से, जो कि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल कंटेम्प्रेरी टू द पीयर्स है। और थोड़ा सा मतलब डिस्काउंट पे ही है, थोड़ा सा सस्ता ही मान लीजिए। तो इसलिए इसकी वैल्यूएशन ब्रोकरेज हाउसेस के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यूएशन अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म में जो भी रखना चाहते हैं उनके लिए आईपीओ काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव तो है ही, प्लस इसकी वैल्यूएशन अच्छी है। तो आपको मतलब कम पैसे में अच्छा खासा माल मिल रहा है, तो आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सोच रहती है एट अ हाई लेवल। तीसरी बात की जाए तो ये इंडस्ट्री इट्सेल्फ ही थोड़ी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इस इंडस्ट्री में आना बहुत मुश्किल है। जैसे आप देखेंगे तो इंडिया में मुश्किल से 3 या 4 प्लेयर हैं अभी। रिलायंस जियो हो गया, अपने एयरटेल है ही, और वोडाफोन आइडिया है, एंड BSNL है। अब वोडाफोन आइडिया भी आप लोगों को पता है कि क्या हालत चल रही है उसकी। जो मेन मार्केट कैप्चर कर रखा है वो रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने, सॉरी भारतीय एयरटेल ने मिलकर 80% मार्केट कैप्चर कर रखा है इंडिया का, और बाकी सब थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशन भी है, पर टाटा कम्युनिकेशन डायरेक्टली मतलब रिटेलर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, उनकी जो केबल्स वगैरह का काम चलता है। तो मेनली जो बड़े ग्रुप हैं वो केवल रिलायंस और भारतीय एयरटेल ही है।
तो इसलिए इस इंडस्ट्री में किसी को भी आना, किसी भी नए ग्रुप का आना बहुत मुश्किल रहता है। तो जब एंट्री बैरियर रहता है तो कंपटीशन थोड़ा कम रहता है, और कंपटीशन कम है तो आपके पास एक तो कंप्लीट मोनोपोली तो नहीं हो सकती, पर जैसे डुओपोली मार्केट चल रहा है हमारा, तो आपके पास थोड़ी प्राइसिंग पावर हो जाती है। आप लोग जनता पे थोड़ा बहुत अगर आप कॉस्टिंग बढ़ाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। इसलिए माना जाता है कि ये इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी है उनके लिए काफ़ी अच्छी है। तो ये इसका एक प्रो हो गया। और बाकी जो मैंने ऑलरेडी बात की है, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये लोग पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। ये लोग राजस्थान में 40% मार्केट शेयर है, नॉर्थ ईस्ट में इनका मोर देन 50% मार्केट शेयर इन्होंने कैप्चर कर रखा है। तो ये लोग काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज या मार्केट शेयर वाइज इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। छोटा सा कॉन्स भी हैं, एक आध कॉन्स भी हैं इनके, जो मतलब हाईलाइट किए हैं ब्रोकरेज हाउसेज ने, वो भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो एक तो इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डाइसी है, वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स शो कर रही है। तो इन्होंने FY21, 22, 23 की बात करें तो ग्रोथ तो इन्होंने, रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो तो इन्होंने कंसिस्टेंट दी है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा डाइसी है। एक बार कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। FY22 में बहुत ज़्यादा, FY23 में कम हो गया। तो वहाँ पे थोड़ा सा इनको फ्लक्चुएशन लग रहा है। तो ये एक चीज़ है जो ब्रोकरेज हाउसेस हाईलाइट कर रहे हैं। सेकंड चीज़ जो थोड़ा सा ब्रोकरेज हाउसेस ने और हाईलाइट की है वो ये है कि ये हाई डेट कंपनी है। तो हाई डेट कंपनी है वो बात ठीक है, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है इसके अंदर की जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो इटसेल्फ ही थोड़ी सी कैपिटल इंटेंसिव है। तो जब कैपिटल डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो हाई डेट होना बनता है कंपनीज़ का। इवन आप भारतीय एयरटेल का देखेंगे तो उसका भी हाई डेट बहुत हाई होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों को ये जो कंपनीज हैं इनको इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने 2G स्पेक्ट्रम का तो आपने नाम सुना ही है, घोटाले का नाम सुना ही है। 2G, 3G, 4G, 5G जो भी आते हैं तो सरकार जब स्पेक्ट्रम बेचती है तो इनसे बहुत सारा पैसा लेती है। तो मतलब 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ इस टाइप के पैसे जाते हैं। तो इनसे जब इनको इतना पैसा लेने के लिए डेट लेना ही पड़ेगा, इतना पैसा किसी भी कंपनी के पास डायरेक्ट होता नहीं है। तो वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है स्पेक्ट्रम खरीदने में जाता है वो बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए ये लोग हाई डेट हो जाते हैं। और एक तो यह है, और दूसरा जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। टावर्स वगैरह लगाने की, मेंटेनेंस की, ये सब काफ़ी हाई रहती है। तो वहाँ से भी इनका थोड़ा सा कैपिटल बढ़ जाता है। तो इसलिए कि हाई डेट है, तो हाई डेट होना इंडस्ट्री के हिसाब से हाई डेट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरा ये मानना है। बाकी ब्रोकरेज हाउसेज ने तो इसको हाईलाइट किया है एज अ कॉन, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेनली आई थिंक यही है इसकी हाईलाइट जो है। इसको मेरा ऐसा मानना है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है अब तक की, इसमें ऐसा है कि कंपनी अच्छी है। अगर आप होल्ड करके रखना चाहें तो लिस्टिंग गेन हो सकता है, आपको लिमिटेड मिले। अगर आप केवल लगा के छोड़ना चाहते हैं और लगा के मतलब केवल लिस्टिंग के टाइम पे निकलना चाहते हैं तो हो सकता है थोड़ा लिमिटेड मिले। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है। कंपनी में कोई खराबी है नहीं है सच ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से। जो इनका मार्केट है उस मार्केट में ये लोग लीडर हैं, तो इसमें ऐसा कोई डरने वाली चीज़ लगने की है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, आप लोगों का क्या रिसर्च है? अगर आप लोगों ने भी कुछ किया है रिसर्च वगैरह, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी कल फिर मिलते हैं आप लोगों से बाकी नेक्स्ट मार्केट चर्चा में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।